निदान प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था काला जादू और अष्टम भाव। उसमें हमने डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से अगर अष्टम भाव में कुछ दुष्ट ग्रह या पाप ग्रह आ जाएं तो हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जिनमें से आज हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि सभी प्रश्नों के उत्तर उसके अंदर दिए जाएं, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछे हैं अपनी जगह बिल्कुल सही पूछे हैं और उनका उत्तर देना मेरा उत्तरदायित्व है। ये प्रश्न मेरी शिष्या बैठी हैं ये मेरे साथ, ये पढ़ेंगी श्वेता सिंह, और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। जी गुरुजी निदान प्रणाम। निदान प्रणाम। विराज यादव जी ने पूछा है कि गुरुजी मेरा मेष लग्न है तथा गुरु लग्न में स्थित है, शनिदेव अष्टम में बैठे हैं, मेरा उच्च शिक्षण होने के बावजूद अच्छा जॉब नहीं लग पा रहा है, जो 3-4 नौकरियां मिली उसमें भी खासा खराब रिस्पांस मिला है, जिसके कारण खुद ही जॉब छोड़नी पड़ी। क्या नाम बताया आपने इनका? विराज। विराज जी, आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझने की होती है इसके अंदर। पहले तो आपने बताया कि आपका मेष लग्न है और गुरु लग्न में बैठे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कहते हैं जब भी गुरु लग्न में बैठते हैं तो कुंडली के 1.25 लाख दोष को दूर कर देते हैं। साथ ही मेष लग्न है और शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो शनि आपके जो मालिक हुए वो 10वें और 11वें घर के मालिक हुए। शनि कार्य क्षेत्र के मालिक होकर, और शनि वैसे भी हमारे कर्म के, हमारे कार्य के कारक हैं, और अष्टम भाव में आके बैठ गए हैं। उसका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि जब भी कार्य कोई, शनि वैसे भी एक दुष्ट ग्रह है, पाप ग्रह हैं। मैंने बताया था कि पाप ग्रह जब भी अष्टम में बैठ जाएं तो हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार की संभावना बढ़ जाती हैं कि कुछ प्रक्रिया या तो तंत्र से संबंधित हो या जादू, काला जादू कोई करने वाला हो, ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में बढ़ जाती हैं, या हम इन सब चीज़ों को सीखने के लिए भी तत्पर हो सकते हैं। वो आपकी पूरी टोटली डिटेल देखने के बाद मैं और ज़्यादा अच्छे से इसमें समीक्षा दे पाऊंगा कि किस चीज़ की ज़्यादा आपको आवश्यकता है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि 10वें भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, तो कोई भी कार्य आपको ऐसा करना होगा जिसका संबंध अष्टम भाव से हो। फिर वो खुद शनि भी हैं, एक दुष्ट ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, तो वो संबंध अगर किसी ऐसे काम से हो जिसका संबंध गूढ़ साधना से हो या ध्यान से हो या कोई तंत्र की क्रिया से हो, जो भी आप सीख सकते हो। शुरुआती तौर पे अगर आप, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन साथ में अगर आप कुछ गूढ़ ज्ञान जैसे ज्योतिष, वास्तु, इन सब चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा मिलेगा। दूसरा प्रश्न है रचित कुमार जी की तरफ से कि मेरा धनु लग्न कुंडली के 8th हाउस कर्क राशि में गुरु शुक्र मंगल की युति के साथ है, 2nd हाउस मकर राशि में शनि देव के साथ है, जीवन पूरा असफलता से भरा हुआ है। आपकी कुंडली में आपने क्या नाम बताया, दोबारा बता दीजिए। रचित कुमार जी, आपकी कुंडली में आपने बताया धनु लग्न की कुंडली है और अष्टम भाव में मंगल, शुक्र और गुरु कर्क राशि में युति करके बैठे हुए हैं। शनि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं जो कुटुंब का भाव है। अब देखिए, गुरु और शुक्र, पहली चीज समझिए, गुरु जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। मंगल जब भी किसी के साथ बैठ जाते हैं तो जो साथ बैठता है उसके कारकों के एग्रेशन को या उसके कारकों की एग्रेसिवनेस को बढ़ा देते हैं। अष्टम भाव में जब ये मंगल और गुरु शुक्र बैठे हैं, धनु लगन की कुंडली है, आपके लगन के मालिक भी गुरु हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि धनु लगन की कुंडली में 11वें भाव के मालिक शुक्र हो जाते हैं और लाभ के मालिक होने के साथ साथ लगन का मालिक भी साथ में बैठा है और 12वें घर का मालिक भी साथ में बैठा है, ये सब अष्टम भाव में युति करके बैठे हैं। उसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपको अपने आप को कहीं ना कहीं गूढ़ साधनाओं से, गूढ़ क्रियाओं से या गूढ़ ज्ञान के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, या कोई भी ऐसा कार्य जोड़ना पड़ेगा जिसका संबंध किसी गहराई के साथ हो। गुरु बैठे हैं तो आपसे रिसर्च भी करवाएंगे वहाँ पर। शुक्र बैठे हैं तो वो कुछ ऐसी साधना भी आपसे करा सकते हैं, जैसे अगर आपने सुनी हो, शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या भी थी जो स्वयं महादेव ने उनको दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब
कोई भी इस प्रकार का प्लैनेट वहां बैठता है अष्टम भाव में, तो कोई एक ऐसा कार्य आपसे करवाता है कि जो आपके दुनिया में आपके नाम को बहुत ऊपर लेके जाएगा। एक JF9SR ID से प्रश्न पूछा गया है कि कुंडली का छठा, आठवां, 12वां भाव और तंत्र का क्या रहस्य होता है? जी, आपकी आईडी JRF जो भी है, और अगर मैं आप सब लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग अगर अपना नाम भी अगर लिख देंगे अपने प्रश्न के साथ, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ी हमारे लिए सुविधा हो जाएगी कि हम आपको आपके नाम से बुला पाएंगे। फिर भी आपने पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कुंडली के 6, 8, 12 भावों का तंत्र के क्या संबंध है। देखिए, अष्टम का तो सीधा सीधा संबंध है। छठा भाव भी हमारा रोग, शत्रु, हानि का कारक होता है, दुर्घटना कारक होता है। 12वां भाव भी हमारा हॉस्पिटल का, जेल का, गुरु के आश्रम का और विदेश यात्रा का, इन सब कई सारी चीज़ों का कारक होता है, जो हमारा 12th हाउस होता है। अब ये तीनों भाव 6, 8, 12 तीनों भाव मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिक भाव, या इन्हें हम कहते हैं दुर्भाव। ये हमारी कुंडली के ऐसे भाव हैं जो हमारे लिए नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। लेकिन इन्हीं भावों से कुछ अच्छी चीजें भी देखी जाती हैं। जैसे छठे भाव से अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बढ़ना है तो आपका छठा भाव कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही 12th हाउस से आपने अगर विदेश में कुछ अपना कार्य जमाना है या विदेश से कुछ संबंध आपने जोड़ना है तो 12th हाउस होना जरूरी है। 8th हाउस मैंने आपको बताया, 8th हाउस गूढ़ ज्ञान का, गूढ़ साधना का होता है। और ये तीनों भाव अगर कहीं ना कहीं कंबाइन हो जाएं, देखिए एक और चीज समझने की है कि 6, 8, 12 भाव अगर दशा के माध्यम से और या इनके स्वामियों के माध्यम से कोई आपस में संबंध बना लें तो वो व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानी का समय लेके आते हैं। और ऐसे समय में जातक कुछ इस प्रकार के काम करे या सीखे जो कि पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं उन 6, 8, 12 भावों के लिए, तो वो उनकी नेगेटिविटीज को आपस में दूर कर देते हैं। कैसे? छठे भाव का क्या है? कंपटीशन। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। किसी भी जरूरी नहीं है कि सबने IAS IPS बनना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप ढूंढिए गूगल पे, बहुत सारे, कोई ना कोई रिसर्च कीजिए, पढ़िए और उस एग्जाम की तैयारी कीजिए, तो आपका छठा भाव रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। अष्टम भाव को रिलैक्स करने के लिए आप कोई भी गूढ़ ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ध्यान करने की प्रैक्टिस डालिए। छोटा सा ही ध्यान कीजिए, आपको मेरे वीडियोज में मिल जाएगा मृत्यु ध्यान, उसी को करना शुरू कीजिए, उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 12th हाउस को रिलैक्स करने के लिए कोई संबंध विदेश से जोड़ लीजिए, या विदेश की यात्रा कराइए, या फिर गुरु के साथ संबंध जोड़ लीजिए। गुरु के आश्रम में किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाकर उनसे मिलना जुलना आरंभ कीजिए, तो ये तीनों भाव रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं। और इसका बहुत गहरा संबंध है, जब भी ये तीनों मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रक्रियाएं या तो हो रही होती हैं या हमें सीख लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है निहिता माथुर का, जिन्होंने प्रॉपर रेमेडीज पूछी हैं अपने धनु लग्न में चंद्रमा और राहु के और सूर्य के 8th हाउस में होने के लिए। धनु लग्न में चंद्रमा और राहु, क्या नाम बताया आपने इनका? निहिता जी, निहिता माथुर जी। धनु लग्न की आपकी कुंडली है और लग्न में चंद्रमा और राहु बैठे हैं और अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। देखिए, राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं और जो हमेशा जहां भी बैठते हैं उस जगह पर या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसको, उसकी पावर को वो दबा देते हैं, छुपा देते हैं या हर लेते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये देखना पड़ेगा, पूरी कुंडली तो आपने हमको बताई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसमें आपको थोड़ा सा विश्लेषण देता हूँ कि चंद्रमा राहु अगर बहुत नज़दीक बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके मन को विचलित करेंगे, आपके मन में बहुत बेचैनी पैदा करेंगे, किसी भी बात को लेके नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी अदर पॉजिटिविटी। और सप्तम भाव में केतु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपकी शादी हो गई है तो पति के साथ अलगाव की भी स्थिति पैदा कर सकते हैं, या पति के साथ वो रिलेशनशिप डेवलप नहीं करने देंगे या शादी करने में भी कुछ रुकावट पैदा कर सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं जी। अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं, अगर धनु लगन की कुंडली है तो आप ये समझिए कि सूर्य जो है आपके कहाँ के मालिक हुए? 9वें भाव के मालिक हुए, यानी अपने एक भाव से पिछले भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा को
अष्टम भाव का मालिक होने का दोष नहीं लगता। लेकिन सूर्य भाग्य का मालिक होकर अगर अष्टम में बैठ गए हैं तो वो इस प्रकार की परेशानी पैदा करें कि भाग्य में बाधाएं आएंगी। और सूर्य बैठे हैं तो एक चीज से आप बच सकती है, ज्ञान की वजह से या किसी ज्ञानी व्यक्ति की वजह से आपके ऊपर जो तंत्र से होने वाली बाधाएं उससे आप बचे रहेंगे। अगला प्रश्न है संजीव द्विवेदी जी का, जो पूछते हैं कि मेरे 8th हाउस में चंद्र शुक्र बृहस्पति सूर्य हैं और मेरे लग्न लॉर्ड चंद्रमा देव हैं, क्या अर्थ है हुआ इसका? लग्न लॉर्ड आपके चंद्रमा है और 8th हाउस में चंद्र शुक्र गुरु सूर्य, अच्छा चंद्र शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। और क्या नाम बताया आपने इनका? संजीव द्विवेदी जी। संजीव जी, आपके कर्क लगन की कुंडली है, चंद्रमा आपके लगन के मालिक हैं और सूर्य और गुरु के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। तो पहली बात तो समझने की है कि सूर्य और चंद्रमा जब भी एक साथ हैं इसका मतलब वो स्थिति अमावस्या के आसपास की है। दूसरी बात, गुरु साथ में बैठे हैं, देखना पड़ेगा कि तीनों की डिग्रीज कितनी है, कितने डिस्टेंस पे बैठे हैं। अगर गुरु भी साथ बैठे और गुरु भी सूर्य के बहुत नज़दीक बैठे हैं तो इसका मतलब गुरु की शक्तियाँ भी सूर्य की पावर की वजह से कमबस हो गई या अस्त हो गई हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गुरु की सारी शक्तियों का जो भी कंट्रोल है वो सूर्य के पास है। आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव के मालिक हैं, यानी जो आपके कुटुंब के मालिक हैं, ये भी एक चीज़ समझने की है। उनका अष्टम में बैठना ये एक इस बात को दर्शाता है कि आप ज्ञान से, गुरु के माध्यम से और अपने स्वतः मन की कुछ कल्पनाओं से या अपनी इच्छाओं से कुछ ऐसी शक्ति अर्जित कर सकते हैं जिससे कि आप परिवार के लिए और आपके कुटुंब के लिए बहुत नाम आगे कमा सकते हैं। और साथ में कुटुंब से आपको काफ़ी लाभ भी प्राप्त करवाएगा, कुटुंब ही आपको लाभ भी देगा साथ में, अगर आप कुछ इस प्रकार की शक्ति या उस प्रकार की कोई ज्ञान की धारा को सीख लेते हैं या अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है मैग्नेटिक पावर नाम की आईडी से, जो कह रहे हैं कि 8th हाउस कुंभ में 8th हाउस में शनि है, बार बार लगता है कि तंत्र हो रहा है, सारे काम रुके हुए हैं, टैलेंट स्किल्स हायर एजुकेशन के बाद भी जॉब नहीं लग रही है। कुंभ मैग्नेटिक पावर आपके पास तो वैसी मैग्नेटिक पावर है तो इतनी चिंता ना करें। फिर कुंभ क्या है? कुंभ लगन है इनका, कुंभ लगन है, 8th हाउस में शनि है। कुंभ लगन है, 8th हाउस में शनि है, तो लगन के मालिक शनि है आप देखिए। और लगन के मालिक अगर शनि हो गए तो 12वें घर के मालिक भी शनि है, फिर वो अष्टम में बैठे हुए हैं। अच्छा, जब भी 12वें का मालिक अष्टम में बैठा हो तो यह एक विपरीत राजयोग भी होता है। फिर लगन का मालिक भी अष्टम में बैठा हुआ है और शनि खुद एक पाप ग्रह भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आप किस काम में रत हैं, आप क्या कार्य करते हैं, इसको जानना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने जो काम कर रहे हैं उसे करते रहें, साथ में आप कुछ इस प्रकार के ज्ञान की विधि को या इस प्रकार की किसी विद्या को सीखने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो आपके अपने कार्य क्षेत्र में लाभ देना शुरू करेगा। साथ में अगर आप उस विद्या को कहीं अच्छे से गहराई से रिसर्च भी कर लेते हैं तो आप लोगों को भी सहायता करेंगे और लोग आपकी बात को सुनेंगे भी। अगला प्रश्न है लोकेश कड़कड़े का, जिन्होंने पूछा है कि मेरी कुंडली में अष्टम भाव में शनि और नवम में राहु हैं, मुझे लगता है कि मुझ पर तांत्रिक क्रिया की हुई है, कैसे बचा जाए? देखिए लोकेश जी, बार बार मैं एक ही बात को कहे जा रहा हूँ कि अष्टम भाव में हमारे शनि हैं या राहु हैं, इस प्रकार के जब भी कोई भी दुष्ट ग्रह आते हैं तो क्रियाएं बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ना हम बड़े प्रॉन हो जाते हैं, हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आपकी पूरी कुंडली देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि उसके अंदर और क्या क्या है और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्या हो रहा है, तो उससे ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर शनि और राहु बैठे हैं तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि हाँ कुछ क्रिया जरूर हो सकती है। इससे बचने का बहुत सरल उपाय है। एक तो अपने जीवन में, क्योंकि शनि और राहु हैं, इनका काम है कि जीवन के नियम को बिगाड़ देते हैं। पहले अपने जीवन के नियमों को आप ठीक कीजिए, समय से उठिए, समय से खाइए और भरपूर नींद लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में नींद भी खराब हो जाती है।
इसको कैसे ठीक करना है नींद के लिए, आप कमेंट बॉक्स में हमसे डाल के, हमारे पास एक नींद जल्दी आ जाए या अच्छी नींद आए उसके लिए कुछ हमारे पास उपाय है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। साथ में आप अगर पीपल का पत्ता रोज़ अपने हाथ में रख लेंगे तो आपको इस परेशानी से भी निजात मिल जाएगी। पीपल का पत्ता केवल डे लाइट यानी दिन के समय में ही रगड़ा जाता है अपने हाथ में। अगला प्रश्न है सच्चू 5258 आईडी से कि चंद्र केतु 8th हाउस में है, एक आम फैमिली में रहकर नौकरी करके अपने जीवन चलाने वाला आदमी कैसे तंत्र से बच सकता है और कैसे सीख करके आने वाले समय में खुद को बचाव के लिए तैयार कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 858 सच्चू 5285 आईडी आपकी है। आपका नाम मुझे नहीं पता है लेकिन आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत वैलिड है। मैं खुद इस बात को मानता हूँ और समझता हूँ कि आज का एक आम आदमी पूरे दिन भर में पैसा कमा के अपने जीवन यापन को करने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में कैसे वो अपने आप को बचाए या कैसे इन सब चीज़ों को सीखे, उसके लिए बहुत साधारण तरीका है, सरल तरीका है। देखिए, पहली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे लिए सीखना किस वजह से ज़रूरी है। आप अगर अपने आप को पीछे मुड़ के देखेंगे, आप आज कुछ भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए आपने पहले उसको सीखा भी जरूर होगा, पहले उसको समझा भी होगा, उसको समय दिया होगा सीखने समझने के लिए। अब आज आप जिस कार्य से जीवन यापन कर रहे हैं, जो आप अपना घर चला रहे हैं, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप उसको पीछे करें या उसको ध्यान ना दें, उसको ध्यान दें। लेकिन आप जीवन में थोड़ा समय, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट शुरुआत करें। कुछ 15 मिनट का समय निकालें और अपने मन में पहले धारणा करें कि मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे इसके लिए कुछ करना है, कुछ सीखना है। और अगर आप नियमित रूप से केवल उस 15 मिनट में ही उस कार्य को सीखने या करने की कोशिश करेंगे, आप पाएंगे कि अगर आप खुद ही गुणा कर लें, साल के 365 दिन होते हैं, रोज अगर 15 मिनट निकाले तो आपने कितना समय निकाल लिया। उतना समय अगर आपने अपने आप को दे दिया किसी चीज़ को सीखने और समझने के लिए, आप यकीन मानिए आपकी जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी बाबा के पीछे भागने की, किसी तांत्रिक के पीछे भागने की। आप खुद सीख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। आखिरी 3 सवालों में सिद्धार्थ सिंह की आईडी से एक प्रश्न आया है कि मेरी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है, राहु चंद्र 12वें हाउस में है, शनि 4th में है, मंगल 7th में और बाकी ग्रह 5th हाउस में है, कृपया सुझाव दीजिए। देखिए, आपने जो अपनी कुंडली बताई है, नाम बताया आपने इनका सिद्धार्थ जी, आपकी कुंडली आपने बताया कि कौन सा लग्न है? राहु चंद्रमा 12वें भाव में है, शनि 4थे भाव में। लग्न कौन सा है इनकी कुंडली का? कर्क लग्न। कर्क लग्न की आपकी कुंडली है, राहु और चंद्रमा 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो पहली चीज तो समझने की ये है कि राहु और चंद्रमा जब भी साथ में बैठते हैं तो वो मन को विचलित करने का कार्य जरूर करते हैं। और फिर 12वें घर में बैठे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने आप को बचा के रखें किसी भी प्रकार के एडिक्शन से, क्योंकि वो एडिक्शन प्रॉन कर देते हैं हमें। हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। एडिक्शन ही अगर अपने जीवन में रखना है तो आप जुड़िए, क्योंकि 12वां घर गुरु का आश्रम भी होता है, 12वां घर मोक्ष का स्थान भी होता है। तो अपने जीवन में कुछ ऐसी प्रक्रिया कीजिए, ध्यान की प्रक्रिया सीखिए, कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए जो कि आपको मोक्षकारी हो, तो वो आपको राहु और चंद्रमा दोनों फायदा भी पहुंचाएंगे। पूरी कुंडली आपने इसमें अभी हमें नहीं बताई है तो मैं बहुत ज़्यादा इसका आपको विश्लेषण नहीं दे सकता हूँ। फिर भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप कोई भी कार्य जो विदेश से संबंधित हो और जिसका ऑनलाइन, यानी हमारे जितने भी गैजेट्स होते हैं या वाईफाई होता है या ऑनलाइन करने वाली चीज़ें होती है, उनको अगर आप करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। आखिरी सवाल है विशाल भाटी की तरफ से कि मिथुन लग्न में 8th हाउस में सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर कैसा रहता है? मिथुन लग्न की कुंडली है, 8th हाउस में भाटी जी सन, जुपिटर और क्या बताया बेटा? वीनस, मरकरी। सन, वीनस, मरकरी जी, और जुपिटर भी है जी। सन, वीनस, मरकरी, जुपिटर, मतलब आप कह रहे हैं कि सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु ये चारों एक साथ बैठे हुए हैं 8th हाउस में। तो फिर तो आपको जरूर
कुछ इस प्रकार की साधना करनी चाहिए, सीखना चाहिए। आपके लिए विशेषता देखिए, मरकरी बुध आपके लगन के मालिक भी हैं, और अगर मरकरी लगन के मालिक है तो तीसरे घर के मालिक सूर्य हैं आपके, वो 12th के मालिक शुक्र हैं, वो साथ में बैठे हैं गुरु के साथ। तो ये सब चारों मिलके आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान को, आपकी साधना को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि आप एक दिन बहुत ऊंची पदवी भी प्राप्त कर सकते हैं। साधना करके लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं और एक अच्छा नाम आप कमा सकते हैं। प्रश्न आपके आज शायद यही पे पूर्ण हो गए, आखिरी प्रश्न था। और आप हमें प्रश्न भेजते रहिए, हम इस प्रकार आपके प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। निदान प्रणाम।